देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक अध्याय लेकर के, जिस अध्याय का नाम है भारत से हम क्या सीखें। यह 10वीं कक्षा के गोधूली से एक अध्याय है। यह साहित्य की कौन सी विधा है? यदि आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं यह भाषण है ना, जिसके रचयिता जो हैं सो मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर द्वारा दिए गए एक भाषण का अंश है भारत से हम क्या सीखे, जिसमें मैक्स मुलर ने बताने की कोशिश की है कि भारत जो है सो किस प्रकार अन्य बाकी देशों से भिन्न है, अर्थात अलग है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की उन तमाम विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया है जो वास्तव में भारत को बाकी अन्य देशों से भिन्न अलग बनाता है। यह भारत से हम क्या सीखे से जो राइटर जो हैं मैक्स मुलर, उनकी संक्षिप्त जीवनी मैं यहाँ पर यह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आप अवलोकन कर लीजिए। इसके पश्चात अब हम लोग चलते हैं इस पाठ की भूमिका को लेकर के। तो इस पाठ की भूमिका को मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में मूलतः बताया क्या गया हुआ है। तो इनके भाषण में इन्होंने बताया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है सो बाकी अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति की से कहीं न कहीं भिन्न है। इस भूमंडल पर जितने भी देश हैं उन तमाम देशों में भारत की सुंदरता जो है वो बेहद ही सराहनीय है और बेहद ही वंदनीय है। इस भूमंडल पर जितने भी देश हैं उन तमाम देशों से भिन्न भारत देश का प्राकृतिक सौंदर्य, भारत धर्म की दृष्टि से और बाकी अन्य चीजों की दृष्टि से भी भारत की जो सुंदरता जो है सो बाकी अन्य देशों से बेहद ही उत्कृष्ट है और अनमोल है, जिसकी व्याख्या शब्दों में कर पाना बेहद ही जटिल है। उन्होंने अपने भाषण में यही बताने की कोशिश की है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच रख रहा हूं। उस प्रश्नों को केवल आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मात्र आपको ध्यान से सुन लेना है। उसके पश्चात आपको परीक्षा भवन में भी आप उन प्रश्नों के हल को भूलेंगे नहीं। इस पाठ से जो प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो लिखेंगे मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे पाठ में यह बताया गया है कि धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग, चाहे वह हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, यहूदी धर्म के लोग हो, हर धर्म के लोग एकता के साथ हर दिन निवास करते हैं और बिना किसी झगड़े झंझट के साथ, भाईचारे के साथ यहां पर निवास करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, क्योंकि विभिन्न धर्म के लोगों के रहने के बावजूद भी हमारे देश की यह सुंदरता है, हमारे देश की यह खासियत है कि हम लोग मिलजुल करके भी रहते हैं। तो इसलिए धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्या ऐसा कहना उचित है। तो लिखेंगे लेखक ने नया सिकंदर उन लोगों को कहा है जो भारत को समझने के लिए, भारत को जानने के लिए, जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, जो आगंतुक हमारे यहाँ आते हैं, जो अन्वेषक हमारे यहाँ आते हैं, उन लोगों को नया सिकंदर कहा गया है। और लिखेंगे ऐसा कहना पूर्णतः उचित है, क्योंकि नया सिकंदर उन लोगों को इसलिए कहा गया क्योंकि जिस प्रकार सिकंदर ने पूरे विश्व पर अपना विजय कहीं ना कहीं उन्होंने विजय पटाखा फहराया, उसी प्रकार यहां पर के जो आगंतुक आते हैं, यहां पर जो पर्यटक आते हैं, वह यदि यहां पर के भारत की सुंदरता को समझेंगे, भारत की सभ्यता संस्कृति को यदि समझते हैं, तो उन्हें भी अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर सफलता हासिल होगी, निरंतर ही विजय प्राप्त होगा। इसीलिए भारत ने नया सिकंदर उन लोगों को कहा है जो कि कहीं ना कहीं कौन है, तो पर्यटक है, जो आगंतुक है, जो भारत को जानने के लिए, भारत को समझने के लिए यहां पर बार बार आते रहे हैं। तो उन लोगों को लेखक ने नया सिकंदर कहा है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो लिखेंगे भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी कई समस्याओं से भरपूर है जिन समस्याओं का समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों। तो लिखेंगे लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में ही असली प्रेम विद्यमान है, लोगों के मन में करुणा विद्यमान है, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति संवेदना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन यदि हमें करना है
तो हम गांव में कर सकते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा जो है वह गांव में निवास करती है। यहाँ पर अधिकाधिक लोग गांव में निवास करते हैं और गांव में आज भी कहीं ना कहीं अपनापन देखने के लिए मिलता है। गांव में आज भी कहीं ना कहीं भारत के गांव में भाईचारा देखने के लिए मिलता है, एक दूसरे के प्रति संवेदना देखने के लिए मिलती है। गांव में एक का दुख सबका दुख होता है, गांव में एक की खुशी सबकी खुशी होती है। आज भी गांव में जब किसी के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो लोग उससे हालचाल पूछने के लिए जाते हैं। आज भी जब गांव में एक लोग जब दुखी होते हैं तो दूसरे भी उसके दुख में शरीक होते हैं। जब एक के घर में खुशी होती है तो हम सब लोग उसके खुशी में शरीक होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन जो है वो कहां पर हो सकता है, तो भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि भारत के गांव में आज भी प्रेम जीवित है। भारत के गांव में आज भी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है, त्याग की भावना है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। लिखेंगे, भारत का अतीत अर्थात भारत का इतिहास जो रहा है वह भी काफी गौरवपूर्ण रहा है। भारत के अतीत को देख करके, भारत के अतीत को समझ करके हम अपने भविष्य को सुदृढ़, भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। भारत के इतिहास में जिन महापुरुषों ने जन्म लिया, उनके कीर्ति को, उनके व्यक्तित्व को का हम लोग अनुसरण करके हम अपने भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार महापुरुषों ने अपनी कीर्ति से, अपने व्यक्तित्व से, अपने देश भर में उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लिखेंगे, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश, लेखक ने भारत को इसलिए कहा है क्योंकि भारत में विभिन्न संपदाओं की कोई भी कमी नहीं है और यहाँ पर का प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात नदियों की छटा जो है, नदियों का जो जल जो है, बहता हुआ कलरव जल, चाहे वह गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, वो जल जो है, और प्राकृतिक छटाएं जो है, वृक्ष जो है, यहाँ पर के वृक्ष, यहाँ पर के पर्वत, यहाँ पर की नदियां, वो तमाम चीजें हमारे मन को मोह लेती है। प्राकृतिक सौंदर्य की खूबसूरती को देखने मात्र से हमारे जीवन में व्याप्त तमाम दुखों और दर्द का कहीं न कहीं लोप हो जाता है, वह गायब हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यदि कोई देश है तो वो कौन सा देश है, तो वो हमारा भारत देश है। क्योंकि यहाँ पर की प्राकृतिक सौंदर्य की खूबसूरती भी जो है वो देखते बनती है। यहाँ पर विभिन्न संपदाओं की तनिक भी कोई भी कमी नहीं है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो लिखेंगे, लेखक वास्तविक इतिहास उसे मानता है जिस इतिहास को देख करके, जिस इतिहास को पढ़ करके कुछ ना कुछ सीखा जा सके, कुछ ना कुछ समझा जा सके। और इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत का इतिहास जो है सो बेहद ही सीखने और समझने योग्य है। उस इतिहास को यदि हम लोग देखें, उस इतिहास को हम लोग यदि पढ़ें, समझें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा। आप सब भविष्य में कीर्तिमान यश स्थापित कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, यही दुआ करता हूं। आप सब बच्चे मन से पढ़िए। आज जो आपका समय है उस समय को अनमोल मानिए और हर दिन मेहनत जारी रखिए, क्योंकि हर दिन जब हम मेहनत जारी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता हमारे हाथों को छूने के लिए हमारे पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।